हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसीएफ में, चूँकि अब देखिए वक्त बहुत ज़्यादा है आपके पास, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, तो अब थोड़ा सा एसीएफ को जो है ना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। एफआरओ का तो चूँकि सिलेबस छोटा है, आप बिल्कुल उसको कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ एसीएफ को कैसे लेके चला जाए और एसीएफ में कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहे। तो मेनली इसमें जो है इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन मैं आपके पास लाया हूँ। ठीक है, इसका कंप्लीट सिलेबस हम देखने वाले हैं और देखिए सिलेबस इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि आपको बिल्कुल ये आसान लगे, चूँकि आप देखे होंगे कि एसीएफ का जो यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो बहुत ही वाइड है। 2 पेपर आपको ऑप्शनल में रखने हैं और दोनों से 2-2 पेपर रहेंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स रखने हैं और दोनों से 2-2 पेपर रहेंगे। तो आज मेरा बेसिकली मोटिव ये है वीडियो लाने का कि कैसे ये टफ़ सिलेबस आपके लिए ईजी हो जाए, आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर लें और इसके साथ ही साथ आप तैयारी जब करें तो आपको मुश्किल ना आए। क्योंकि देखिए सिलेबस को समझ जाना, उसके एक एक डायमेंशंस का पता लग जाना, ये आपके तैयारी का 50% मेहनत कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि कैसे हम अब अपनी तैयारी को ईजी वे में कैसे किस वे में वो पाथ क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरमेंटल साइंस का ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का सिलेबस है, चूँकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है इसका। ठीक है, ये पेपर 2 का सिलेबस है और फिर ये फॉरेस्ट्री का पेपर 1 का ये रहा और ये पेपर 2 का रहा। ठीक है, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें बेसिकली है क्या, कैसे है। पहले हम इन्वायरमेंटल साइंस का देख लेते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में 5 टॉपिक हैं, 5-5 टॉपिक करके दोनों पेपर्स में हैं। ठीक है, ऑप्शनल के जो ये इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर्स हैं इसमें दोनों टॉपिक्स पेपर्स में 5-5 टॉपिक है। देखिए पहला टॉपिक ये है, ठीक, दूसरा टॉपिक ये है, ठीक है, तीसरा टॉपिक ये, चौथा ये और 5वां ये। इसी तरीके से आपका पेपर 2 में भी सेम है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं एक एक करके। देखिए कुछ यूनिट्स में सब डिवाइड किया गया है उस टॉपिक को, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एसीएफ का पेपर 1 का ये रहा सिलेबस। ठीक है, पहला नंबर जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया कि 5-5 टॉपिक हैं ईच पेपर्स में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनामिक्स है पहला पेपर का पहला टॉपिक। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस का। इसमें कुल 4 यूनिट हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 यूनिट हैं और क्या क्या है यूनिट्स में। पहले यूनिट में कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स जो भी हैं, जो कि आप एफआरओ में भी है ना, एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, तो वही थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी क्या क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, स्कोप एंड सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया गया है। जैसे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में बताया गया है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन का कुछ चीज़ ऐड ऑन है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है ये। यूनिट 2 क्या है, पॉपुलेशन डायनामिक्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, यानी क्या पॉपुलेशन में डायनामिक है, कैसे गतिशीलता है पॉपुलेशन में। जैसे ये कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता। वहन क्षमता क्या होती है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की या पर्यावरण की, वहन क्षमता क्या होती है। वहन क्षमता क्या है कि वो अधिकतम बोझ, अधिकतम जनसंख्या पर्यावरण में आया है जिसको अपनी क्षति किए बगैर पर्यावरण वहन कर सकता है ना, कैरी ऑन कर सकता है, वही कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये मेनली पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन डायनामिक्स से रिलेटेड है, पॉपुलेशन की गतिशीलता से रिलेटेड है। तो यूनिट 3 जो है इसी में है ना, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनामिक्स में क्या है, एनर्जी इन इकोसिस्टम है, वही जो एफआरओ में है, एनर्जी फ्लो वगैरह है, प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। प्राइमरी देखिए वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया गया है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन इन द मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम्स वगैरह वगैरह है ना, फूड चेन वगैरह, इसमें भी वही सब चीज़ है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे देखिए इसमें आपको इकोलॉजिकल प्रेमिट्स भी पढ़ना है, एनर्जी फ्लो में कैसे प्रेमिट्स के थ्रू जो दर्शाया जाता है वो सब भी है इसमें, थोड़ा सा इसको वृहद तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, यूनिट 4 जो है इसमें क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, वहाँ पर भी है न्यूट्रिएंट साइकिल इन इकोसिस्टम है एफआरओ में है ना,
कौन कौन से साइकिल्स हैं, जैसे गैसियस साइकिल्स हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया सिलेबस। वहाँ पे एफआरओ में एक लाइन लिखा हुआ है न्यूटन साइकिल इन इकोसिस्टम, बस यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। अब जैसे न्यूटन साइकिल में क्या क्या आता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब आता है ना, तो वही सब यहाँ पे लिख दिया गया है कि गैसियस साइकिल्स में कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इसी तरीके से सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल, ये सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वहाँ भी है, एफआरओ में भी है, अ जनरल आइडिया ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, फिश, वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम वगैरह, तो ये सब तो वहाँ भी पढ़ना है आपको। वहाँ पे भी 6 तरीके के इकोसिस्टम्स आपको पढ़ने हैं और उसके प्रॉब्लम्स बताने हैं। तो ये पेपर 1 का एनवायरमेंटल साइंस का पहला टॉपिक था, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इसमें 4 यूनिट हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। देखिए आपके एफआरओ में भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं। वहाँ पे कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं, तो वहाँ पर है एयर वाटर सॉइल, है ना, नॉइज़, मरीन और हजार्ड वेस्ट वगैरह भी है वहाँ पे। तो पॉपुलेशन वहाँ पर भी है, बस यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब वे में है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे एयर पॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं, जैसे कुछ उपकरण ऐसे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको अपना करके एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उन्हीं का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है ना। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ आपको पढ़ने हैं, डिवाइसेस पढ़ने हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सभी का नाम लिख दिया गया है, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स वगैरह हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे भी आपको ये सब पढ़ने हैं, लेकिन ये सब लिखा हुआ वहाँ पे नहीं है, इसलिए सिलेबस लंबा नहीं है। यहाँ पे लिख दिया गया है एक एक चीज़, इसलिए सिलेबस थोड़ा सा लंबा हो गया है। समझ में आ रहा है ना कैसे ईजी हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। पढ़ना आपको ओवरऑल एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस ही है, बस उसको एक पेज में ऐसे लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वाइड लेवल पे तो पढ़ना ही है इसमें, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे सोर्स, टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन है, मॉनिटरिंग ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे मॉनिटरिंग वाला भी है। जैसे वाटर पोल्यूशन का मॉनिटरिंग, जैसे बॉर्ड है ना, BOD, COD है ना, OD है ना, DO, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह से मापा जाता है। एयर पॉल्यूशन का मॉनिटर कैसे किया जाता है ना, तो एक तो है डायरेक्ट सैंपल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कुछ बिना सैम्पलिंग के डायरेक्ट जो है रिकॉर्ड करके और डायरेक्ट सर्वर को भेजते हैं, तो वो सब भी है। तो वो आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ का आपके लिए क्लास लाऊँ, ठीक है। यूनिट 2 यहाँ पे है, देखिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, बस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जो डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, वही यहाँ पे पढ़ने हैं बस। इसके बाद देखिए सॉलिड वेस्ट, टॉक्सिक और हजार्ड वेस्ट, वहाँ भी है पढ़ना एफआरओ में भी, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में आपको बता दिया गया है कि ये पढ़ना। अब जैसे देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे किया जाता है, वेस्ट का जो लास्ट डिस्पोजल है वो या तो ओपन डंप किया जाता है, या ओशन डंपिंग किया जाता है, लैंडफिल किया जाता है, इंसिनरेशन यानी जलाना किया जाता है ना, साइक्लिंग, रीयूज़, तो ये सब तो सॉलिड वेस्ट आप पढ़िए तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। वही यहाँ पे लिख दिया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स है वगैरह है, जो भी है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, हजार्ड वेस्ट है ना, इसका डिस्पोजल का मेथड क्या है, मैनेजमेंट कैसे होता है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जोड़ा गया है। इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको पढ़ना है, ई वेस्ट, ठीक है, सारा ई वेस्ट है। और साथ ही साथ एक रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आपको पढ़ना है, इसका टाइप्स क्या है, हजार्ड्स क्या है, इसमें खतरे क्या है, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस का ये दूसरा टॉपिक पेपर 1 का हो गया कंप्लीट। तीसरा टॉपिक क्या है, एनवायरमेंट, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव का क्या जो है स्कोप है एनवायरमेंटल साइंस में, क्या यूजेस हैं, तो बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे जल को प्रदूषण फ्री करने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ है, मृदा को प्रदूषण फ्री करने में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ है ना। इसी के साथ पोषक पदार्थों का कन्वर्शन में, जैसे आप नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर और ये सब जो बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, है ना, जिसका एक व्यापक यूज़ है आपके सॉइल हेल्थ में, वाटर हेल्थ में वगैरह में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के क्या यूज़ है वही है यहाँ पे, है ना।
तो दूसरा जो यूनिट है इसमें, ये भी क्या है यूनिट, बेसिक टेक्नोलॉजीज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये टॉपिक कम्प्लीटली जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए आरएनए तो नहीं है, डीएनए हो गया, जीन क्लोनिंग वगैरह जो है, कैसे जीन ट्रांसफ़र करके क्लोनिंग किया जाता है और जो है इंट्रोडक्शन होता है नए स्पीसीज़ का वगैरह वगैरह, तो वो सब इसमें पढ़ने हैं। तो वही मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 क्या है, प्रिंसिपल्स इन टॉक्सिकोलॉजी। ये टॉक्सिकोलॉजी से यानी विषैले पदार्थ जो हैं उससे रिलेटेड है, टॉक्सिकेंट्स एंड टॉक्सिसिटी, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स इन एनवायरनमेंट। टोटल ये बेस्ड है टॉक्सिकोलॉजी पर, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट FRO में भी पढ़ना है आपका, पेपर 2 में, वहाँ भी एक कंप्लीट टॉपिक है और यहाँ पे भी एक कंप्लीट टॉपिक है। इसको बस बता दिया गया है विस्तार से कि हाँ आपको 2006 वाला भी पॉलिसी पढ़ना है, 2020 में जो पॉलिसी आया है वो भी पढ़ना है, हालांकि वो मेंशन यहाँ नहीं है, वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, जितने भी परियोजनाएं आ रही हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रही हैं, उनके एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट्स हैं वो पढ़ना है, ठीक है। इजी है बिल्कुल, टेंशन नहीं है। इसके साथ ही साथ इसमें एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ और एथिक्स भी पढ़ना है। एनवायरमेंटल एथिक्स आपका FRO में भी है। एनवायरमेंटल लॉज है फिर, देखिए एनवायरमेंटल लॉज का यूनिट 1 ये है, बेसिक्स ऑफ लॉ है। इसमें कम्प्लीटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कानून बने हैं, जो भी नीतियाँ आज तक बनी हैं, बिल्कुल 1894 से, जिसको लेकर के बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, है ना। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो 1894 के वन कानून के तहत हुआ था। यहाँ पे देखिए आपको 1894 का वन कानून भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पे 1894 फॉरेस्ट एक्ट, है ना, साइलेंट फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स। इसके साथ ही साथ जितने भी कानून अभी बने हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सारे कानून आपको यहाँ पढ़ने हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में आपका पेपर 1 का सिलेबस हो गया। इस तरीके से आपको जो है डिज़ाइन कर लेना है सिलेबस को और एक एक चीज़ पढ़ते जाना है सिस्टमेटिक वे में, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है। आपकी अगर डिमांड होंगे ना, आप मैसेज करोगे तो मैं ज़रूर इसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये कंप्लीट सिलेबस का PDF आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पेपर है एनवायरमेंटल साइंस का, वो भी, उसमें भी 5 टॉपिक्स हैं कुल और सभी में कुछ यूनिट्स में डिवाइड है सभी टॉपिक्स, ठीक है ना, सब यूनिट्स में। तो देखिए पहला टॉपिक है, मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा जो पेपर 2 है पेपर 1 की बनस्पत थोड़ा सा लेवल है इसका, ठीक है। चूँकि इसमें देखिए थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग वगैरह शामिल कर दिया, मतलब कि उतना टफ भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। यूनिट 1 क्या है, प्राइमरी एनवायरमेंटल जियोसाइंस एंड एनर्जी, ये है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह अर्थ के पढ़ने हैं, है ना। इसमें जियो साइंस को मिला दिया गया है, यानी भूगर्भ वाला, से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जो साइंस है उसको ऐड ऑन कर दिया गया है ना। जियो मैग्नेटिज्म है और ग्रेविटी एंड फिगर्स ऑफ द अर्थ है ना, ये सब है। तो ये सब चीज़ें शामिल कर दी गई हैं इसमें, वो पढ़ना है। यूनिट 2 में सिस्मोलॉजी है, भूकंप विज्ञान है, उसको पढ़ लेना है। यूनिट 3 में क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। इसमें देखिए मेनली पढ़ना क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी पढ़ना है, एनर्जी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पढ़ना है। इसी से तो क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा आपको ना पढ़ते हुए यही पढ़ लेना है। और देखिए है बेसिकली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ही है ये, बस उसको देखिए यहाँ पे फैला दिया गया है। अब नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या है, सोलर है, टाइडल है, विंड है, जियोथर्मल है, बायोमास एंड बायोफ्यूल्स हैं, तो ये सब पढ़ना है आपको। तो ये सब तो अगर ना भी लिखा हुआ रहे, सिर्फ यही रहे कि आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पढ़ना है या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ना है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, है ना। तो दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। यूनिट 4 में क्या है, कंसेप्ट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। यहाँ पर रॉक वाला पोर्शन शामिल है और मिनरल वाला पोर्शन शामिल है ना। एटॉमिक मिनरल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एटॉमिक फ्यूल्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड द मैनेजमेंट, फॉसिल फ्यूल्स, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ कोल, है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, जो भी यहाँ पे कुछ जीवाश्म ईंधन और कंसेप्ट मिनरल और रॉक से रिलेटेड है ये बेसिकली, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है ना। रिसर्च मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर है ये। इसमें भी कुछ फर्दर सब यूनिट हैं, 1 2 3 4 यूनिट हैं, ठीक है। और डिफिनेशन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड रिसर्च, ये रिसर्च पर जो है बेस्ड है। थोड़ा सा जो एनवायरमेंटल रिसर्च टेक्निक्स हैं उनसे रिलेटेड है और उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी है, जैसे पॉपुलेशन एंड सैम्पल,
है ना। इसमें देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल, मीन, मोड, मीडियन, कैसे उसको कैलकुलेशन किया जाता है ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड वो सब है। और साथ ही साथ सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाटर पॉल्यूशन अगर चेक करना है तो उसके सैंपल लेने के क्या टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, सैम्पलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशंस, है ना, कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, एरिया कवर, कंसेप्ट ऑफ रैंडम एंड स्टैटिस, ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ना। तो ये सब पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ मेथड्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, तो ये सब पढ़ने हैं। इसमें यूनिट 4 इसमें क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। तो फील्ड का जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो इसमें पढ़ना है। कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे एक रैंडमाइजेशन है, रिप्लिकेशन है, लोकल कंट्रोल है। तो फील्ड से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे पढ़ना है। आप बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ सकते हैं सर्च करके भी, और मैं इसके लिए कोशिश करूँगा ज़रूर क्लास लाऊँ। एक तीसरा जो टॉपिक है पेपर 2 का, जैसा कि मैंने बताया 5 टॉपिक है। तीसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है, और टोटल डिज़ास्टर से रिलेटेड आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड्स है, साइक्लोन है, ड्राउट है ना, सूखा, ये सब पढ़ने हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। 4 नंबर टॉपिक क्या है, एनवायरमेंटल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स है, ये FRO में भी है। जैसे इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, एसिड रेन, एल नीनो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन वगैरह आता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन मीज़र्स, है ना, कंजर्वेशन मीज़र्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह इसमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सीमेंट प्लांट्स, है ना, सुपर मिल्स, है ना, पेपर मिल्स। उसके बाद वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड टी इंडस्ट्रीज़ का क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ का, वो सब पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल एंड लाइमस्टोन माइनिंग, है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको कि मतलब कि इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सभी चीज़ें को, माइनिंग का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कैसे स्टडी है, वही पढ़ना है इसमें। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इसमें ये पढ़ना है। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ये भी 4 यूनिट में बटा हुआ है ना। इसमें एनवायरनमेंट जैसे देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस है ना, ये सब पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये सब इसमें पढ़ने हैं, है ना। इसके साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ मैन पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, सिटी एंड विलेज इकोसिस्टम पर क्या क्या प्रभाव है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो ये भी 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ये पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस का है। तो 2 पेपर आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है 2 पेपर का, एनवायरमेंटल साइंस का, ACF का, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सिलेबस को समझ करके पढ़ाई जम के कर सकते हैं। अब आते हैं हम फॉरेस्ट्री पर। फॉरेस्ट्री का देखिए ये पेपर 1 है ना। इसमें देखिए 2-2 सेक्शन में बटा हुआ है ईच पेपर, और एक सेक्शन में 4 टॉपिक है, दूसरे सेक्शन में भी 4 टॉपिक है। इस तरीके से पेपर 1 में फॉरेस्ट्री में कुल 8 टॉपिक है, और पेपर 2 में भी फॉरेस्ट्री में कुल 8 टॉपिक है, 2 सेक्शन में 8 टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से आप भी बोर होंगे। कल हम इसका बहुत अच्छे से आपको समझा करके जो है डिस्क्राइब कर देंगे सिलेबस, और क्लास रेगुलर हमारा FRO का आ रहा था वो आता रहेगा, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है, प्रिपरेशन आपके लिए विदिन 1 and 2 डेज़ के अंदर जो है हम आपको अवेलेबल करा देंगे, और जो है आप जम के तैयारी करिए। आपके पास बहुत सारा वक्त है अभी। आयोग ने जैसा कि आपको पता है कि अब बिल्कुल जनवरी में चला गया है ये डेट्स एग्ज़ाम का, और साथ ही साथ हमारे क्लासेस भी बोर्ड पर आएंगे, और नोट्स भी आपको अवेलेबल बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.